चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा बच्चे? प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा, इक्विटी विद डीवीआर, पढ़ा चुका? हाँ, डीवीआर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी डन। फिर आता है रिडम्पशन शेयर, रिडम्पशन या फिर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू, employee stock options, preferential basis, bonus shares in sweat equity shares। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये इनमें से ना क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही और कंडीशंस भी इसमें दुनिया भर की, ठीक है? आज पढ़ेंगे लेकिन मजा आएगा भाई। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे दूं कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है? बोलो यार। जी, तो जरा ध्यान से सुनने बच्चे। हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको क्या हो गया? देखिए, देखिए, टॉपिक है बेटा हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट? टॉपिक क्या है बच्चे हमारे पास? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये डिफाइन है बेटा सेक्शन 42 में। किसमें डिफाइन है? अंडर सेक्शन 42। और जिसको हम रीड करेंगे किसके साथ बेटा? रूल 14 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड दैट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। ठीक है? कौन सा है बेटा ये? रूल 14। ठीक है? अब रूल 14 में बेसिकली हमें डिफाइन है क्या बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या। भाई ये शेयर्स इशू करने का क्या है? एक मेथड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, लिखना नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। मान लो सर यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर क्या बचे? कंपनी, ठीक है? अभी जो कंपनी है ना, ये मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है बेटा? इशू कर रही है शेयर्स या सिक्योरिटीज वट एवर, ठीक है? बट मैं यहाँ पे शेयर्स लिख रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं बेटा सिर्फ शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। हम डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, कुछ भी इशू कर सकते हैं, ठीक है? तो कंपनी बेटा क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। अच्छा, क्यों कंपनी शेयर्स इशू क्यों कर रही है भैया? ऑफ कोर्स, फंड रेस करने के लिए। किसके लिए बेटा? फंड्स रेस करने के लिए। कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, तभी पैसे मांग रही है। कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी हो सकती है एंड एज वेल एज प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, राइट? और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन से सेक्शन में बेटा? सेक्शन 23 में। कौन सा सेक्शन बेटा? 23 में। जहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट का यूज करके बेटा पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, मार्केट में सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। प्रश्न जानते हैं यहाँ पे क्या आता है? किसको? राइट, राइट, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अब प्रश्न आता है सर, यहाँ पे सबसे पहले सुनना ध्यान से। कंपनी कौन सी है ये तो पिक्चर क्लियर हो गया हमें। कौन सी कंपनी हो सकती है? कौन सी कंपनी हो सकती है ना? इशू कर रही है क्या बेटा? शेयर्स किस लिए? अब यहाँ पे प्रश्न आता है सर, ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है इसका मतलब क्या है? दूसरा, अच्छा, शेयर्स इशू करने से पहले भैया एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे? एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे, राइट? तो सर ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? राइट, प्रोस्पेक्टस नहीं होता लल्लू। प्रोस्पेक्टस इशू होता है ओनली पब्लिक इशू में। किसमें? तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? ठीक है? और सर जब हम इशू कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमें समझनी पड़ेंगी? जैसे कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स की कोई अगर लिमिट है तो वो, कौन सा फॉर्म इशू होगा, राइट? अलॉटमेंट का टाइम क्या होगा? बोले बच्चे। हाँ जी। और रेजोल्यूशन के यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं वो। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं सेक्शन 42 एंड रूल 14 के साथ। क्लियर है? पक्का? अच्छा, लिखो जरा इसको।
अच्छा, तुमने मैसेज किया था। सीए के पेपर 22 तारीख को खत्म है ना? आज है इनका असली इम्तिहान। लॉ। जो इनका लो कर देगा ब्लड प्रेशर। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। तुम्हारा भी लो होगा, टेंशन ना लो। कंपनी लॉ में ही होगा। बट फिर थोड़ी देर बाद हाई भी हो जाएगा। बेटा मैं इतना आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, 100% पेपर आपको आएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, दिमाग में ठहराव कितना है वो देखना पड़ेगा। हम लोग होपलेस हो जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, ध्यान से पढ़ेंगे सब कुछ आएगा। आपको संडे को फील हो जाएगा। अच्छा देखो देखो, क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके बच्चे गवर्निंग प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 42 एंड रूल 14 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2004। ठीक है। अच्छा, मीनिंग अब सुनो। यहाँ पे ना बेटा सेक्शंस हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उलट पुलट करके पढ़ेंगे। व्हाट डज इट मीन? जैसे सबसेक्शन 1 पढ़ा दो सर पहले, सबसेक्शन 2 सब नहीं, कहीं से भी शुरू हो जाएंगे। मतलब पॉइंट बता दो क्यों, क्योंकि हमें सीक्वेंसली चीजें डिस्कस करनी। तो मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंस के फॉर्म में चीजें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है? तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना, भले फिर जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आप सबसेक्शन 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में पढ़ लेना, बोले बात। ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक प्रोविजन आगे आएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या आएगा वहां पर? इसके कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। मतलब लिंकिंग ऑफ लॉस। ठीक है। जैसे यहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, सेक्शन 42 एंड रूल 14। प्रेफरेंशियल अलर्ट में आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ठीक है। और उसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कशन किसका करेंगे, सेक्शन 42 का, दैट इज लिंकिंग ऑफ लॉस। ठीक है। और याद रखना जितने भी लिंकिंग ऑफ लॉस के टॉपिक्स होंगे बेटे, एग्जाम में ना इससे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि बच्चा ने पढ़ा एक सेक्शन है, दूसरे सेक्शन को उठा के मिक्स करके पूछ लिया, बच्चा बोलेगा ई का हो गया हमारे साथ। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। सेक्शन 23 बोल गया, मोड ऑफ इशू। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कह तो रहा हूँ, रिवीजन करते रहो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। सेक्शंस भी याद करो, मैं आपसे बोला था ना। अच्छा हाँ, चार्ट वाला तुम कर ही नहीं रहे हो। भाई वो बना लोगे ना, उसका बेनिफिट है, वो क्लास में लगा रहता है, कभी बैठे हुए पढ़ लिया। तुम एक बार तो सेकंड होम तो है ही तुम्हारा ही। पूरे दिन का 50% तो तुम यहीं रह रहे हो, रह रहे हो ना? तो फिर लगा दो यहीं पे चार्ट बना के बढ़िया से सेक्शंस का। चलो देखो तो, कहते हैं सर प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसका मतलब बेटा? प्राइवेट तो मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट का। ठीक है, देखो क्या है, मीन्स एनी ऑफर, कोई भी ऑफर आप दे रहे हो, या फिर इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इशू क्या बेटा, सिक्योरिटीज। किसको इशू कर रहे हो? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ कंपनी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। ठीक है। हेलो। हाँ जी। थ्रो प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर एप्लीकेशन, मतलब जो याद है प्रोस्पेक्टस होता था, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है बेटा?
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, ठीक है, विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है, किसको, सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या होता है सर इसका मतलब, विल अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर इशू कर रही है, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो सर आपने लिखवाया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा, पीपी ओ सी ए। क्या बोलेंगे बेटा, पीपीओसीए, राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ, कौन सा सेक्शन है बेटा ये, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 कह रहा है एक कंपनी में, अब जब भी कॉमा है ना उसको ब्रैकेट में डाल दो। किस में डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को छोड़ दो, बाकी पोर्शन को पढ़ो क्या लिखा है देखो। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड कर रहा है कंपनी में मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी कर सकती है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल, ऑप्शनल। भाई जब इशू करोगे तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इशू करोगे, नहीं कर रहे हो तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, जैसे सेक्शन 173, जैसे सेक्शन 149 इन केस ऑफ स्पेसिफिक केसेस। तो वहां पे थोड़ी आप अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करोगे, है ना। तो तभी करोगे जब कंडीशन अप्लाई, और जब अप्लाई हो गया फिर तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो यार। अच्छा फिर कह रहा है सेक्शन 42 सबसेक्शन 3, आ रहा है पढ़ा रहा हूं, रेड, a company making private placement shall issue private placement कम ऑफर एप्लीकेशन, कौन से फॉर्म में, serially number and address specifically to a person to whom offer is made shall be sent। अच्छा मुझे बताओ क्या ये स्पेसिफिक ऑफर है, यस, पब्लिक ऑफर क्या जनरल ऑफर है, यस, आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, कितने दिन के अंदर बेटा, 30 दिन, ऑफ अ रिकॉर्ड नेम ऑफ सच पर्सन पर्सनल टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं 1 मिनट में इसका चार्ट बना दूं, 1 मिनट रुको, ठीक है।
देखो दोस्तों, तो इसका एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सर एक कंपनी है, क्या है बेटा, एक कंपनी। अब सर कंपनी को सपोज नीड है किसकी, फंड्स की। किसकी नीड है बेटा, फंड्स। ठीक है, पैसों की जरूरत है। तो कंपनी क्या कर रही है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है। अरे यार इसको क्या हो गया, क्या इशू कर रही है बेटा, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है। किसको, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। किसको बेटा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जो कि स्पेसिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। स्पेसिफाइड बाय कौन है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इशू हो रहा है कौन से फॉर्म में, PAS 4 में। किसमें इशू हो रहा है बेटा, और इसका नाम जो है हम क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम इशू कर रहे हैं किसे बेटा, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को। राइट, और हमें यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी है। कंडीशन फुलफिल करनी है किसकी, सेक्शन 42 की। किसकी बेटा, सेक्शन 42 की। ठीक है। अब सर सेक्शन 42 की क्या कंडीशंस है, उसको लेके हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे। इसको लिखो जरा। क्या, अच्छा ये, हाँ ये कितने दिन के अंदर इशू होगा, 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपने, वो तो अभी आगे SR में भी पढ़ोगे बेटा, डोंट वरी अबाउट। तो ना बेटा 4 14 तो आपको बोनस शेयर्स में मिलेगा। एग्जाम को कैसे पता लगेगा, बिल्कुल जी, पूरा लिखना पड़ेगा। कितने हैं, गिने चुने होंगे, 12 13। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा ना इसके नाम की, आप एक में लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है ना, सब कुछ करेंगे, क्योंकि रैंक नहीं आया तो फिर हड्डी में तोड़ेंगे। करवा लो जो करवाना है, और फिर मैं वो करूंगा जो मुझे करना। समझ रहे हो, हाँ तो हर चीज की मदद मिलेगी आपको ढूंढने में। कभी कभी गुस्सा भी मिलेगा, कभी कभी किसी और का गुस्सा भी तुम्हारे पे निकाला जाएगा, जैसे कल निकाला गया था। कल शिवानी और तुम दोनों तो भगे बिल्कुल सीधे, तुम दोनों। मैं तो सही बोल रहा हूँ। हो गया बेटा, हाँ जी बेटा ये, हो गया। देखिए, तो सर यहाँ से ना हमें दो चीजें पता लग गई हैं। कंपनी फंड रेज करती है तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, इसका नाम क्या है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, लेटर में बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और किसको इशू करती है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। अब यहाँ पे एक बेसिक सिचुएशन हमें डिस्कस करना, ध्यान से सुनना। कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शेल नॉट बी कैरी एनी रेनंसिएशन राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कैरी नहीं करता बेटा, रेनंसिएशन राइट कैरी नहीं करता। अब रेनंसिएशन का मतलब क्या है बेटा, देखो जैसे मान लो मैंने ना डॉक्यूमेंट अंजलि को इशू किया। ठीक है, अंजलि ने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं, काम कर सोनाली, तू ले ले शेयर्स। ठीक है, मतलब अंजलि ने अपना परचेज का जो राइट था शेयर्स का, वो किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रेनंसिएशन। क्या बोलते हैं, राइट ऑफ रेनंसिएशन। बट वो यहाँ अवेलेबल है क्या, तो क्या अंजलि ऐसा कर सकती है क्या,
नहीं सर, तो इसका कहाँ हो सकता है? राइट शेयर्स में हो सकता है। कहाँ हो सकता है बेटा? आगे चल के मैं राइट इश्यू आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि राइट शेयर्स में जो लेटर हम इशू करेंगे उसमें लिखा होता है कि कंपनी के मेंबर्स अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है? नहीं सर, प्राइवेट प्लेसमेंट में जिसको ऑफर दिया गया है वही ऑफर को एक्सरसाइज करेगा और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। समझ में आया? प्रश्न आता है सर ये जो आप बोल रहे हो ना सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या है और ये कितने लोग हैं? राइट, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 में। किसमें डिस्कस करने वाले बेटा? सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 में। चलो लिखना नहीं था, देखो ध्यान से। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू हुम ऑफर कैन बी मेड और अदर इंसिडेंटल मैटर। कहते हैं सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि अ प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव आइडेंटिफाई बाय बोर्ड। जिसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है बेटा? बोर्ड। हुज नंबर शेल नॉट एक्सीड कितना? 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम कितनी? हालांकि ये जो आपको आंसर मिल रहा है ना, ये सेक्शन का आंसर नहीं है, कंक्लूसिव है ये पूरा। मतलब आंसर क्या है सेक्शन में आपको बताता हूँ। सेक्शन जब आया था तो सेक्शन ने क्या बोला, ध्यान सुनना। अगर मैं सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 को कंप्लीटली कोड करता हूँ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है बच्चे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है, जब ये लॉ आया था, ठीक है, तो उस समय इसमें लिखा था नॉट एक्सीडिंग 50%। कितना बेटा? और इसी में ही एक और कंडीशन लिख दी थी, हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और भैया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जहां लिखा हो ना, तो वहां पे पावर आए थे किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, टू मेक रूल्स। क्या बनाने की पावर आए थे बेटा? टू मेक रूल्स। अच्छा एक बात बताना यार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत जनरल, अगर आपने फाउंडेशन ढंग से पढ़ा होगा सीटी आपको समझ में आ रहा है, मुझे एक बात बताओ। लॉ बनाने के लिए हमारे पास एक बेसिक मेथड होता है, हम पार्लियामेंट से लॉ पास करवाते हैं, यानी कि कम रिजेक्ट जब आया होगा कहाँ से आया होगा? पार्लियामेंट से। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? बना तो लॉ ही रहे हो। रूल्स जो बन रहे हैं पार्लियामेंट में बनते हैं क्या? नहीं सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बनाती है। कैसे बनाती है? वहां नहीं जाते हैं हम पार्लियामेंट। अमेंडमेंट थोड़ी हो रहा है, हम तो नए रूल लेके आ रहे हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज होना। सुनो बेटा, ऐसे तो फिर पार्लियामेंट हमेशा बिजी रहेगी। राइट, तो एक्ट को देखो भाई, किसी भी लॉ को बनाने का तरीका क्या है भाई? सारी चीजें एक्ट में लिख देते। ये क्या चुल मची थी कि तुम रूल भी ले आए? तो बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर एक बात बताओ, ये एक्ट बनाने वाले पागल है क्या? कि एक्ट बना रहे हैं और धूला छोड़ दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बनाओ? रूल बनाओ। अरे भाई एक ही में लिख दो ना सब कुछ, हमें रूल क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं फालतू के? अच्छा बच्चे मुझे बताओ, समय क्या चेंज होता है? हाँ बिल्कुल। भाई एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अपने पावर से, एग्जीक्यूटिव पावर से लेकर नहीं आ सकती, ये पार्लियामेंट से आएगा भाई साहब। कहाँ से आएगा? बट क्या होता है ना, लॉ जो एक्ट आ रहा है ना बेटा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ना? और समय क्या होता है, धीरे धीरे हमारा चेंज होता है, तो चीजों में मॉडिफिकेशन भी तो होती है ना। कुछ ऐड होगा, कुछ डिलीट होगा, कुछ अमेंड होगा, होगा ना? तो उस चीज के लिए बेटा क्या बनाए जाते हैं? तो रूल बनाते हैं प्योरली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट इतना टाइम है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो रूल बनाती फिरे? तो एक काम किसको दे देगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। डेलीगेशन का कौन सा पढ़ा था ना आपने? फिर कि रूल कौन बना रहा है? एमसी। कौन बना रहे हैं? एमसी। बट बिफोर फाइनलाइजिंग द रूल्स, एमसी मस्ट बी कंसल्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा तो रूल आए, राइट, और रूल इंट्रोड्यूस करा बेटा कौन सा? रूल 14। कौन सा रूल आया बेटा? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, रूल 14 में हम ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सेडिंग 50, तो हम इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर रहे हैं बेटा? 200 कर रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है 200, वो कहाँ डिफाइन करेगी? अच्छा गवर्नमेंट ने ना एक्सक्लूसिव नहीं बोला, उस गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो 200 है, बट इस 200 की लिमिट में ना, लॉ क्या कहता है, 200 की लिमिट में ना
कुछ लोग एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे बेटा? एक्सक्लूड। तो वो कौन से लोग हैं जिनको निकाल दिया गया इस लिमिट से? सबसे पहला, एम्प्लॉइज। किसको हटा दिया गया है? यानी कि एम्प्लॉइज को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। राइट। और कौन? चुप न लाए। क्यों? बेटा प्राइवेट कंपनी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। वो प्राइवेट कंपनी था बेटा। ये खिचड़ी नहीं बनानी है दोस्त, है ना? ये एम्प्लॉय एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, सेम सेम लग रहा है ना? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 200। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम शेयर्स कितने इशू कर सकती है? कितने लोगों को इशू कर सकती है? 200। उसी के हिसाब से लिमिट आई है कितनी? 200। समझ में आया? आया कि नहीं आया? सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या कहता है? मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। उन 200 में हम क्या करेंगे बेटा? एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आया? अब जरा सुनो, जब प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहा हूं वहां पर भी लिमिट कितनी है? 200। राइट। और उस 200 में फिर किसको हटा दिए? यानी कि प्राइवेट कंपनी 250 लोगों को शेयर इशू कर सकती है क्या? हाँ। मैक्सिमम 50 उसमें क्या होने चाहिए, मतलब मिनिमम 50 क्या होने चाहिए बेटा उसमें? एम्प्लॉय होने चाहिए। इससे ना तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 की कंडीशन टूटी, और ना ही प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन की कंडीशन टूटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा सर, वो तो ठीक है सर, एम्प्लॉयज होने, ये क्या बला है? ये कौन होते हैं साहब? देखो बच्चों, यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इन्वेस्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं लॉ में, हालांकि सेबी में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? सेबी कहता है इन्वेस्टर की 3 तरह की कैटेगरीज होती है। एक आर आईज, ये इसको आर आई आई भी बोलते हैं। एक होता है एन आई आई, और एक क्या होता है बेटा? क्यू आई बी। कौन होता है बेटा? यानी कि इन्वेस्टर्स कितने टाइप के हैं बच्चों? इसको भी एक और आई लिख दो। इसको बोलते हैं रिटेल, सॉरी एक आई होता है इसमें। रिटेल इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिटेल्स इन्वेस्टर्स। इसको बोलते हैं क्या बेटा? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। प्रेजम्पशन मना किया हुआ है पहले सेगमेंट। अगर मान लो ये दोनों ही इंडिविजुअल से, कौन है बेटा? इंडिविजुअल मतलब जैसे कि हम और तुम, हम और आप, ठीक है। और ये है बेटा नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल मतलब कॉर्पोरेट। शाबाश, ये लड़की कुछ तो करेगी जीवन में। ठीक है, मटर नहीं चलेगी खाली बस। राइट। तो सर इंडिविजुअल अगर अप टू 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आर आईज। क्या बोलेंगे? आर आईज, रिटेल इन्वेस्टर्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर एक्सीड 2 लाख से इन्वेस्टमेंट है तो एनआईज, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये होती है कंपनीज। क्या होती है बेटा? जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सुनो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी को अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो क्या वो 200 की लिमिट में काउंट होंगे क्या? बोलो। नहीं सर, वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। अगर मैं एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर रहा हूँ बेटा, 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। बुझे कि नहीं बुझे? अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं एक्सक्लूसिवली शेयर एम्प्लॉय को इशू कर रहा हूँ, किसको इशू कर रहा हूँ? प्राइवेट प्लेसमेंट वहां पर अप्लाई करूँ? प्राइवेट आएगा उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट? जब आप शेयर्स एम्प्लॉय को ही इशू करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, बट करोगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही, या फिर इशू दे दो। क्या दे दो? बट मेथड क्या रहेगा उसमें? आर यू गेटिंग माय? वो तो कह रहा है कि आप एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रहे हो, बट भैया आप जितने मर्जी एम्प्लॉय को शेयर इशू करो, आपको 200 की लिमिट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इट्स अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। और जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है, वो स्पेसिफिकेशन बता रहा है जब भी आप इशू करोगे, तो उसका मतलब, जो मैं स्वेट इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मुझे सेक्शन 54 फॉलो करना पड़ेगा क्या? नहीं, साथ के साथ क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 42। समझ में आया? क्योंकि ये मुझे मोड बताएगा, और वो मुझे बताएगा कि मैं ओनली इशूइंग शेयर्स किसको बेटा? एम्प्लॉइज को। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते।
तो मैं सेक्शन 54 पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। क्यों? सब अप्लाई होगा, सब कुछ अप्लाई होगा दोस्त। नहीं, और भी बहुत कुछ बता था रूल 14। ठीक है, बस ये वाली कंडीशन तो एग्जाम होगी उसके लिए, है ना। बट रूल 14 अकेला ये थोड़ी है। जो अभी अपने ऊपर पास 4 पढ़ा था, वो भी कहाँ लिखा हुआ है? रूल 14 में। समझ में आया सेक्शन 42 सबसेक्शन 2? तो मैक्सिमम कितने नंबर को हम शेयर इशू कर सकते हैं? 200। 200 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? एम्प्लॉयज और क्यूआईबीज। क्यूआईबीज कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, दैट मीन्स बैंक, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। मुझे दिमाग घुमाऊंगा फिर मजा आएगा। ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड है। आप लोगों के एसओएल वाली बुक्स आ गई? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। कहाँ? कहाँ जाना पड़ा? नहीं, किसने बोला? ये भेदभाव क्यों? तो तुम यहाँ से जाओगे डीयू, क्लास कैंसिल तो नहीं करूँगा। संडे जाना है? इस संडे थोड़ी जाओगे। संडे मेरी क्लास होती थी क्या वैसे? तो मैं कह रहा हूँ बात। देखते हैं। उनके मूड पे डिपेंड है। उनका मूड बन गया तो 8-8 घंटे पढ़ाएंगे तुम। खाना पीना सब भूल जाएंगे, और उनका मूड नहीं, बोलेंगे बाढ़ में जाओ। नहीं, सीरियसली, अगर आपने ढंग से पढ़ा ना, आपके अकाउंट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बच्चे ना एक्चुअली ना 11th 12th के बेवकूफ होते हैं थोड़े। उनको लगता है कि भाई हर चीज थाली में परोस के मिल जाए, है ना, इसलिए वो जल्दी जज कर लेते हैं किसी भी टीचर को। और कुछ जगह ऐसा होता है कि उनको थाली में परोस के दी भी जाती है, इसलिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हारे को समझ में आ रहा है? ना ना, ये आर आईज, एन आईज और क्यू आईज। आई होप यू अंडरस्टैंड हु आर क्यू आईज। आज हमारे 2 चमन के फूल गायब हैं। कौन? अच्छा, मेंढक पाल रखा था? ये मेंढक भी पाले जाते हैं? बड़ा सॉफ्ट है बेचारा। मासूम बच्चा है, मासूम। देन बड़ा जल्दी करो नालायक हो। 10 सबसेक्शंस हैं इसमें। और तुम एक में इतना टाइम लगा रहे हो। कितने 3 सबसेक्शन हो गए हमारे? 1 2 और 3।
वाओ, वाओ, नाइस। अरे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम लेटर इशू कर दे लल्लू। अबे ये लिखा नहीं है उल्लू, ये यहाँ कह रहे हो क्या? ये लो, लिख दिया, खुश हो जाओ। वीडियो पे भरोसा नहीं रहा मेरे को। उस दिन लेकिन शुक्र है तुम जीत गई। अगर तुम हार जाती तो तुम फिर जाती। डन। अबे जल्दी करो नालायको। क्या आ रहा है? क्वांटम फिजिक्स होती है, जहाँ पे लोग नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने एंट मैन में देखा था। हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं आप लोगों ने? एटलीस्ट एवेंजर की सीरीज तो देखना, कुछ नॉलेज ही मिलेगी उसमें। कई देशों के बजट के बराबर की तो मूवी बनाते हैं। जीडीपी की वैल्यू करा मूवी है। लेकिन जब से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सब गए तब से अब देखते हैं क्या होता है। क्या है उसका नाम, मतलब मूवी का नाम क्या होगा? एवेंजर सीक्रेट वॉर नहीं है, वो कुछ और है। डूम से लिखा है। कब आ रही है? 2026 में तो इंडिया में रामायण भी आएगी, साउथ बना हुआ है जो। 2026 में दिवाली के टाइम पे आएगी। हाँ, इनफेक्ट हनुमान मूवी अभी तक नहीं आई। पर नहीं सर। ओके देखो बच्चों, देखिए, अब देखो ये लगेगा एक्सक्लूडिंग क्या? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? प्रोविजन ऑफ, या बताया था आपको मैंने, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ये क्या, सॉरी, इशू, क्या बेटा? इशू में जो अपने शेयर्स इशू करे बेटा, आप उनको एग्जाम कर दोगे इसमें, ठीक है? इन आ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, मतलब सुनो भैया, एक फाइनेंशियल ईयर में आप प्राइवेट प्लेसमेंट इशू कर रहे हैं, ठीक है? मैक्सिमम कितने लोगों को इशू कर सकते हैं? 200 लोगों को। 200 में कौन काउंट नहीं होगा? एम्प्लॉय एंड क्यूआईबीज। क्लियर है? बोलो बच्चों। देखो इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के बारे में बता भी रखा आपको। इट फर्दर क्लेरिफाई दैट restriction offset would be reckoned individually for each kind of securities of the equity share। इंडिविजुअली मतलब क्या? जैसे मान लो एग्जामिशन मिली है ना, तो हर इशू के लिए एग्जामिशन है। किसके लिए बेटा? हर मतलब जितना मर्जी इशू लेके आ रहे हो, हर इशू के लिए क्या मिलेगा आपको? बट हाँ, एक प्राइवेट प्लेसमेंट में आप एक बारी में 200 से ज्यादा लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? बोलो यार। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, अच्छा सुनो, अगर मैं 400 लोगों को शेयर इशू करना चाहता हूँ, कितने लोगों को, तो क्या मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट 2 बार लेके आना पड़ेगा? एक बारी में तो कर नहीं सकता मैं। अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है अगर सेम व्यक्ति हुए तो? ठीक है, दूसरी बार में, अदरवाइज बेटा वहां तो मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा ना आपका। आपने 200 लोगों की शेयर इशू कर दी, आपके 200 लिमिट हो चुकी है। अब आप नए 200 लोगों की शेयर इशू नहीं कर सकते हो, और करोगे तो किसका करोगे? एम्प्लॉयज को, है ना? अच्छा देखो, मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंस्टीट्यूशन बाहर का मतलब क्या होता है? अरे यार चल जा भाई। मीन्स अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर इज डिफाइंड, कहाँ बेटा? सेबी के इशू ऑफ कैपिटल यानी कि आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में अमेंडेड टाइम टू टाइम अंडर द सिक्योरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, वही है मतलब। राइट, कौन होता है ये? कंपनीज वगैरह होती है, ठीक है? सुनना है? बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देखो, कहते हैं वेयर अ कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो, मेक एन ऑफर टू अलॉट और इनवाइट सब्सक्रिप्शन, sorry, or allot to enter into agreement of allot securities more than a specified number of person, whether payment of securities have been received or not,
whether the company intend to list its securities or not, any recognized stock exchange or outside India, the same shall be deemed public offer, right? अब क्या सिचुएशन है देख, ये सिचुएशन क्या है ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी है, क्या है बेटा, अगर शेयर्स इशू कर रही है, क्या कर रही है बेटा, इशू कर रही है शेयर्स, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। बोलो भैया, ठीक है। अब सर मान लो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट हम इशू कर रहे हैं, यानी कि जो हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, किसके तहत कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत। किसके तहत बेटा, अंडर सेक्शन 42 को फॉलो करके, ठीक है। बट हुआ क्या सर, जो स्पेसिफाइड नंबर है वो कितने हो गए, और जो 5 है ये ना तो एम्प्लॉय है ना क्यूआईबीज है, राइट। यानी कि जो 5 एक्स्ट्रा पर्सन हुए हैं ना तो क्या है बेटा क्यूआईबीज है, और ना ही क्या है बेटा ये। अच्छा सुनो, ध्यान सुनना। तो भैया ये तो आपने रूल्स को डिसोबे कर दिया, वायलेट कर दिया ना। अब क्या, क्या आपने आपने वॉयलेशन करा, पेनल्टी लगा दो, बोलो। लॉ क्या कहता है, अगर आप वॉयलेट करते हो तो क्या लग जाएगी, पेनल्टी। बट यहाँ स्पेसिफिकेशन है, क्या है बेटा, कुछ दो एरो निकालते हैं, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। अगर तो आप पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप पब्लिक कंपनी हो, आपके लिए ट्रीटमेंट क्या है बेटा, अलग है। चाहे आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, लिस्टेड अनलिस्टेड जनरली कौन होता है बेटा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट तो नहीं होती ना। तो कहते हैं अगर प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है तो इस वायलेशन के लिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, और इशू हमारा वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड, और सारा पैसा वैसा वापस करना पड़ेगा। बट अगर पब्लिक कंपनी का केस है, कौन सा केस है, तो भैया इशू वॉइड नहीं होगा, याद रखना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीम्ड टू पब्लिक ऑफर मान लेंगे। यानी कि जो इशू है, जो सिक्योरिटीज का इशू लेके आ रहे हो, हम उसको क्या मान लेंगे बेटा, पब्लिक ऑफर। अच्छा, डीम्ड पब्लिक ऑफर का मतलब क्या बेटा, तो रूल्स अप्लाई हो जाएंगे किसके, रूल्स अप्लाइड ऑफ पब्लिक ऑफर, यानी कि उस केस में फिर प्राइवेट प्लेसमेंट आपको फॉलो नहीं करना। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा, पब्लिक प्लेसमेंट से लेके सॉरी पब्लिक ऑफर को लेके जो भी लॉज हैं वो आपको फुलफिल करने हैं। जनरली क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा आपको, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 40 वगैरह, सेक्शन 40 हो गया, 39 हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरा आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेबी ICDR फॉलो करनी पड़ेगी, प्लस पोस्ट इशू के बाद क्या करोगे, सेबी LODR आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक कंपनी है 200 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो उस केस में हम उसको वॉइड नहीं मानेंगे। उस केस में बेटा हम क्या मान लेंगे, कि हम उसको डीम्ड पब्लिक ऑफर मान। समझ में आ गया ये दोस्त, कैसे बेनिफिट बेटा, कॉम्प्लायंस आपके ऊपर दुनिया भर के लग गए हैं।
लिख लिया बेटा? चलिए आइए फटाफट से बुक पे वापस। कहते हैं फर्दर सबसेक्शन सॉरी सब रूल 7 प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू। यानी कि बेटा जो सब रूल 2 के एप्लीकेशन है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होने वाले। किस पे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर जो कि रजिस्टर्ड हुआ है किसके पास? आरबीआई के पास अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई बेटा किसमें? नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लीकेबल होने वाले नहीं। ठीक है? ठीक है। जो भी अपने ऊपर प्रोविजन पड़े किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है बेटा? एनबीएफसी के ऊपर और नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर। ठीक है? इफ दे आर कॉम्प्लाइंग विद द रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई, अगर बेटा ये कंप्लाई कर रहे हैं किसको? उन रेगुलेशंस को जो किसने बनाए हैं? आरबीआई ने या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक ने, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफर इनविटेशन ऑन द प्राइवेट बेसिस। ठीक है? बोलो, ये कौन से लॉ कंप्लाई करेंगे बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लॉ बना रखे हैं वो समझ में आए? बोलो यार। फिर कहते हैं एप्लीकेशन टू प्राइवेट प्लेसमेंट। कहते हैं एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 स्टेट दैट एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब द प्राइवेट प्लेसमेंट issue shall apply private placement, and application issued to such person along with subscription money paid either by check or demand draft or any other banking channel, but cash नहीं होना चाहिए। However, the company shall not utilize money raised through private placement unless allotment is made या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर दिया हो किसको बेटा? रजिस्ट्रार को। ठीक है? टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट एंड टाइम सॉरी पेमेंट और इंटरेस्ट रिफंड ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, ये हमारा सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पहले सुनते रहना क्या है ये। सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 क्या कहते हैं? अलॉट करेंगे सिक्योरिटीज कितने दिन के अंदर बेटा? जिस दिन एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी वहां से 60 दिन के अंदर अंदर। सेक्शन 39 याद है आपको? सेक्शन 39 याद है अलॉटमेंट को लेके? वहां पे कितना टाइम था? एप्लीकेशन मनी के कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए? 30 डेज। कितना बेटा? 30 डेज। यहाँ पे कितना है? 60 डेज। कंफ्यूज मत होना, प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉ थोड़े से क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो रीपे करोगे क्या एप्लीकेशन मनी कितने दिन के अंदर? क्या सेम है? वहां पर भी कितना था? 15 दिन। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। वहां पर भी क्या था? 30 डेज के एक्सपायरी के बाद। अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी कितना परसेंट से? वहां पर कितना था? 12 तो था। 15 डेज थे, 12% था बेटा, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 दिन। देखो ध्यान से, 15% है। 15% है पक्का? चलो जो देखो फिर। ठीक। देखो देखो ये है कंपनी। कॉन्फिडेंस है लेकिन आप लोगों के अंदर। फिर ठीक है। क्या लिखा बेटा? आपने इश्यू किया क्या एक डॉक्यूमेंट? क्या नाम है इस डॉक्यूमेंट का? प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है? कौन से फॉर्म में? पास 3 थोड़ी बेटे, ये कुछ लोग हैं ना। 3 बोला पर किसी ने तो बोला। ठीक है। किसको कर रहे हो आप? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। किसको कर रहे हो बेटा? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। ठीक है? बोलो यार। हाँ जी। अब भैया ये क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे ना भाई। ये तो आपने इनविटेशन दिया है। आपने क्या दिया है? इनविटेशन दिया ना। तो नाउ दिस पीपल क्या बेटा? अप्लाइड। क्या करेंगे बेटा? अप्लाइड क्या बेटा? शेयर्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब अप्लाई करेंगे दोस्तों तो एप्लीकेशन मनी भी पे करेंगे, है ना? क्या करेंगे बेटा? एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, तो सबसे पहले उसके पास क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी आएगा। सपोज कंपनी के पास क्या आ चुका है? एप्लीकेशन मनी क्या आ चुका है बेटा? अब कंपनी चाह रही चलो इसको यूटिलाइज कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कर सकती है क्या? नहीं, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सुनो, कंपनी कांट यूटिलाइज
दीज फंड्स, यानी कि इस पैसे को कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है अनलेस, कब तक, अलॉटमेंट ना कर दे जब तक, जब तक क्या ना हो जाए बेटा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट जब आप करेंगे कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए बेटा? मस्ट बी डन विद इन 60 दिन। और ये 60 दिन कहाँ से लोगे? फ्रॉम एप्लीकेशन मनी रिसीट डेट से। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन मनी आपको रिसीट हुआ है, वहां से 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर दोगे? अलॉटमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? और इसके साथ साथ फाइल कर दोगे क्या? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या फाइल कर दोगे? किसको? कौन से फॉर्म में? ये सेम ही फॉर्म है बेटा, पास थ्री। वहां पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है। अच्छा, यदि आपने ऐसा नहीं किया, 60 दिन के अंदर अंदर क्या नहीं करी बेटा? अलॉटमेंट नहीं करी, फिर क्या करोगे? रिफंड करोगे मनी, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी आपने रिसीट किया था वो सारा का सारा क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? अच्छा, रिफंड करोगे अलोंग विद इंटरेस्ट? नहीं, नालायक, बिना इंटरेस्ट के ही रिफंड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? अच्छा, रिफंड नहीं किया, अच्छा रिफंड कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज। अच्छा, नहीं किया, इफ नॉट, अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं किया, फिर क्या करोगे? अब रिफंड करो प्लस इंटरेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से। क्या बात कर रहे हो? समझ में आया? पक्का? देखो भाई, वाह, अरे फॉर्म बताओगे ना आरओसी को कि हमने इतने फॉर्म, हाँ। अरे जब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना, फिर भी पूछ रहे हो? शर्म शर्म आ रही है? अच्छा, पैसा किस में दोगे? चेक्स के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर कोई भी बैंकिंग चैनल, मतलब कैश में नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? लिख के देता हूँ, फिर भूल जाओगे ना लायक। अच्छा, अदर देन कैश तो हो सकता है बिल्कुल। मनी जो आएगा वो किस में आएगा बेटा? चेक से आ सकता है, डिमांड ड्राफ्ट से आ सकता है, या कोई भी बैंकिंग चैनल से। ठीक है, किससे आ सकता है बेटा? बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग चैनल से आ सकता है।
ठीक है। नॉट इन कैश, कैश में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज दिखा देता हूँ, अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? विद इन 15 days। सॉरी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, जिस दिन अलॉटमेंट किया वहां से 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर दोगे? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करोगे। किसको? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर नहीं करा पाऊंगा। ठीक है। क्या? हालांकि एक सेक्शन तो करा ही सकता हूँ। चलो एक करा दो। आज क्या है? थर्सडे। अगर तमीज से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आएंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। हो गया। डन। नहीं हुआ? सबका हो गया भैया। डेज याद कर लेना भाई, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ डिफरेंस किस किस चीज में है? सेक्शन 35, सॉरी सेक्शन 39 और सेक्शन 42 के अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा चार्ट बना दे उसका, डिफरेंस का चार्ट। अबे मोटी जल्दी कर। देखो सर, ना देखो, एक है सेक्शन 39 की अलॉटमेंट, किसकी अलॉटमेंट? और एक है सेक्शन 42 की अलॉटमेंट। ठीक है। ये दोनों ही सेक्शन में क्या डिफाइन है बेटा? अलॉटमेंट। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मोस्टली बेटा ये सिर्फ स्पेसिफिक अलॉटमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में एप्लीकेबल होगी, और ये अदर देन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में एप्लीकेबल होगी। हाँ जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अदर देन पब्लिक अलॉटमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये किसके लिए बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट क्या है? बस डिफरेंस किस चीज का है बेटा? डेज ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पे कितना दिन था? 30 दिन।
यहाँ पे कितना है? 60 देगा। अच्छा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का टाइम कितना है? वहां पे कितना था? सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था? 15% पर मंथ पर एनम है, ठीक है। और यहाँ पे 12% पर एनम। और कोई डिफरेंस? नहीं नहीं, वो वहां पर भी ऐसी अलॉटमेंट से रिलेटेड और कोई डिफरेंस? फॉर्म सेम ही है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का, उसका डेज भी सेम है। नहीं बोलोगे? चलो ले, बस यही है डिफरेंस और कुछ सारा सेम। हेलो। हाँ, तो निकाल दिया था? तो लाए नहीं? फिर? दीपक कौन? अरे तो वहां तुम कहाँ छोड़ के आए हुए? कोई ले गया तो उसको? चाबी रख ली थी? फिर? ओके। तो शाम को कब बुलाओगे उसको? ठीक है, ठीक है। देखा बच्चों? चलिए, तो ये हमारे पास बेसिकली अलॉटमेंट को लेके हमने कुछ सिचुएशन डिस्कस करा। अच्छा, जो भी पैसा हमें आएगा बेटा सब्सक्रिप्शन मनी, वो हम कहाँ रखेंगे बेटा? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे, राइट। और तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए, ठीक है। सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 स्टेट दैट, क्या कह रहा है बेटा? स्टेट दैट मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी shall kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized any other purpose। obvious सी बात है, आपने जो ऑफर लेटर में लिखा था, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप पैसा मंगा रहे हो, सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? पैसा यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अदर देन मतलब उसके अलावा, मान लो तुमने मेंशन नहीं कर रखा, क्या नहीं कर रखा बेटा? तो जैसे मान लो मैंने कहा यार मुझे ना अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, नया ब्रांच सेटअप करना है, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं फंड कहाँ यूज कर सकता हूँ? खाली नए ब्रांच के लिए, और किसी जगह उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। बट उसके अलावा ये सिचुएशन है, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये मैं कर सकता हूँ। फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी वेर कंपनी इज अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज, मतलब पैसा रीपे कहाँ से करोगे? इसी में से तो करोगे, बोले यार। और अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ये दो अदर मेंशन चीजें हैं, इसके अलावा और कहीं भी आप यूटिलाइज नहीं करोगे फंड्स को, और उसी पर्पस के लिए करोगे जिस पर्पस के लिए फंड आपने रेज करा है। समझ में आया? अच्छा, नो इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक अबाउट इशू, मतलब आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते, पब्लिक को नहीं बता सकते। ये क्या रहेगी बेटा? सिर्फ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब इसके ऊपर ना एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ इस प्रोविजन के वायलेशन के ऊपर। इसके ऊपर बेटा, तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 कहता है, नो कंपनी इशू सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन शेल रिलीज एनी, क्या लिखा हुआ है? या फिर यूटिलाइज एनी मीडिया या फिर मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर कोई एजेंट टू इन्फॉर्म पब्लिक एट लार्ज अबाउट सच इशू। इसका ना एक वायलेशन होगा, और आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया, आई थिंक नहीं इशू किया था।
आपने ना टीवी में शो आता था, देखो बस, शार्क टैंक। क्या है बेटा वो शो? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो और वो लोग आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही है ना? वहां पर एक प्राइवेट कंपनी गई थी। कौन गई थी बेटा? किस लिए? फंड रेस, ऑफ कोर्स। और फंड रेस ऑब्वियस सी बात है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? अपने शेयर्स दोगे, गधों। हमें तो शेयर्स दोगे तो पैसा मिलेगा। शार्क टैंक वाले नहीं बोलते 2% शेयर चाहिए, आपकी इक्विटी चाहिए। क्यों पैसे देंगे आपको? रात में थोड़े आए उनके। सब उनके फॉर्म में दे रहे, ले 2 करोड़ रुपए रख, एंजॉय करो। शेयर्स देंगे तभी तो हमें पैसा मिलेगा। अच्छा, अब वहां पर क्या बहुत सारे लोग हैं, सिलेक्टेड पर्सन है? इसका मतलब कंपनी किसका इस्तेमाल करेगी? सेक्शन 42। डोंट यू थिंक यू आर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कर रहे हो? इस सेक्शन का वायलेशन नहीं है? तो इन फ्यूचर में कभी भी ऐसी कंपनीज के ऊपर क्या हो सकता है बेटा? या फिर गवर्नमेंट एग्जाम करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी कि शार्क टैंक या किसी प्रकार के एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हैं, उसको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में हम कंसिडर नहीं करेंगे। कौन से पॉसिबिलिटीज हैं? दूसरी वाली पॉसिबिलिटीज है भाई, एक बात बताना। अब कंपनी जा रही है शार्क टैंक में पैसे मांगने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट तो हो रहा है ना। बट हम उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे, ऐसा सरकार बोल सकती। समझ में आया? उन्हें तो साक्षात क्या हो गया बेटा? वॉयलेशन हो गया, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है किसी मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हैं? करते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, वॉयलेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, बट करना ही पड़ेगा, पैसा चाहिए तो इसलिए बेटा वहां पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन रहेगी। हो सकता है सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट करे, और इसको अमेंड करके अगर फ्यूचर में कभी अमेंडमेंट आए तो मेरे को याद कर लेना। अरे बाप रे, संजय सर ने प्रेडिक्शन पहले कर दी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, रिटर्न ऑफ। पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। देखो क्या लिखा, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन सा फॉर्म है, कितने दिन के अंदर, इंक्लूडिंग क्या भेजोगे उसमें, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, देयर पैन, उनका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, एवरीथिंग यू हैव टू फाइल। ठीक है। अच्छा, जो पेनल्टी है नॉन फाइलिंग पास 3, वो क्या है, कंपनी, उसके प्रमोटर, उसके डायरेक्टर से लायबल फॉर द पेनल्टी इन डिफॉल्ट 1,000 रुपए ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट एंड नॉट एक्सीडिंग के तहत 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। 25, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए, ठीक है, हालांकि इतना लगता नहीं है पेनल्टी। ठीक है, और ये डराने के लिए कि हाँ मैक्सिमम इतनी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया है तो। समझ में आया? बोलो बच्चों। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। ये करवा तो दिया, क्या लिखेंगे? अरे तो भाई बुक में तो है, हर चीज लिखवा दूं तो भगवान। जुबान चल रही है बहुत ज्यादा। कितने हो गए सबसेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7। जरूरी नहीं है आपको सबसेक्शन वाइज ही चीजें याद हो। इसमें इसमें सेक्शन 42 लिखोगे तो सिर्फ किसके बारे में डिफाइन, कुछ कुछ सेक्शन होते हैं जो अलग अलग बातें डिफाइन करते हैं, जैसे सेक्शन 149 है ना, उसमें है ना अलग अलग चीजें, वो सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे, बाकी तो नॉट नेसेसरी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 सबसेक्शन, अगर कंपनी बेटा ऑफर कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है मनी इन द कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ सेक्शन 40, मतलब आपने वायोलेशन कर दिया जी। क्या कर दिया? अ कंपनी और उसके प्रमोटर्स और उसके डायरेक्टर शैल लायबल फॉर द पेनल्टी, जिसको हम अमाउंट जो आपने रेज करा है वो, या फिर 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, और कंपनी रिफंड करेगी सारा पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कितना बेटा? 30 डेज के अंदर अंदर। जब भी आरओसी आपको इम्पोज करेगा ऑर्डर, और जो भी इंटरेस्ट रेट आरओसी आपको बताएगा, उस बेसिस पे आप क्या करोगे बेटा? पेमेंट करोगे। समझ में आया? लिख लो उसमें क्या करना है। ओके, बता देते हैं। 42 सबसेक्शन पेनल्टी फॉर
contravention of provision ना, अमाउंट जो रेज किया है और 2 करोड़ विच एवरेज वो पेनल्टी लग जाएगी, प्लस कंपनी रिफंड करेगी सारा पैसा। विद इन 30 days। डन। लिख लिया 12%। तो बता दिया एस में भी प्रेस्क्राइब, बता दिया प्रेस्क्राइब। लिख लिया। देखो देखो, यहां तक कोनो दिक्कत बोले यार, और दिक्कत तुम्हें अब होगी, ध्यान से सुनो प्लीज। अब सुनना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस एप्लीकेबल टू प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ और कंडीशंस हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। बस स्पेशल रेजोल्यूशन की कहानी है यहाँ पर बढ़िया हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। कहते हैं अ कंपनी शेल नॉट मेक ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब, क्या बेटा, वाया थ्रो, जो भी हो, अब इसको किसके जरिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, तब तक नहीं कर सकती जब तक उस प्रपोजल को प्रीवियसली अप्रूव करा दे शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ईच ऑफ ऑफर और इनविटेशन। मतलब हर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। साल में 10 प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आए, कितने रेजोल्यूशन पास करूं, 10 एसआर पास करने पड़ेंगे। सिंपल, पक्का। अच्छा, जब एसआर पास करते हैं ना, तो एसआर के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। क्या जाती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, राइट। और इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को एनेक्सर कर देते हैं किसके साथ, नोटिस ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल कंटेन द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। ठीक है, जैसे सुनो, जनरल मीटिंग कॉल करूंगा, जनरल मीटिंग कॉल करूंगा तो नोटिस दूंगा, 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाता है, नोटिस गया, उस नोटिस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालूंगा। क्या डालूंगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग, क्या बेटा, अच्छा सुनना, पहले कौन अप्रूव करेगा इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, पर्टिकुलर्स ये थे कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड प्राइस एट विथ सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड। मतलब भैया
कितने सिक्योरिटी ऑफर करे जा रहे हैं, किस प्राइस पे करे जा रहे हैं, वो भी चीजें मेंशन करेंगे यहाँ पर हम। नहीं आ रहा समझ? आगे, basis या justification for price including premium if any at which offer or invitation being made, मतलब आपने जो प्राइस डिसाइड करा है भाई किस बेसिस पे कर लिया? अपनी मर्जी से। भाई शेयर होल्डर बोलेंगे ना हमारी कंपनी की प्रीमियम इतनी है, हमारी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन इतनी है, आपने किस बेसिस पे प्राइस डिसाइड करा है, जरा बताएंगे आप? क्या अपने रिश्तेदारों को सस्ते में शेयर दे रहे हो? प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कि हमने सिक्योरिटी का प्राइस इतना क्यों रखा है, समझे? वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी लगाओगे वहां पे। देखो क्या लिखा, नेम और एड्रेस किसका? वैल्यूअर का, जो वैल्यूएशन कर रहा है, जिसने प्राइस निकाला है उसका एड्रेस भी लिखोगे। घर जाके पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, देखो इतना कम अमाउंट कैसे कर तूने? अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कितना पैसा रेज कर रहे हो, बोलो यार। अच्छा अभी बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, याद रखो। क्योंकि ये कंडीशन हर बार जब जब एसआर पास होगा ये पूरा आएगा। बस सिचुएशन चेंज हो जाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट की जगह कुछ और आ जाए। ठीक है। कोई भी मटेरियल टर्म्स, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्रपोज टाइम शेड्यूल कब है, प्रपो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफर का, कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द प्रमोटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, आइदर पार्ट है ऑफ द ऑफर और नहीं ये सेपरेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें आप किसको डिस्क्लोज करोगे? शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा? समझ आया है? तो भाई तुम्हें आदत पड़ गई है चार्ट्स की। किसके बेटा? तो यहाँ देखो चार्ट्स में लगा बारिश वारिश हो रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। सुनो सुनो सुनो, ये है कंपनी। क्या है जी? कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव है, वट एवर द ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए वो क्या चाहती है बेटा? फंड्स रेज करना चाहती है वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कंपनी मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबसे पहले अपनी मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग। क्या बुलाई बेटा? बोर्ड मीटिंग। ये लैपटॉप का कुछ इलाज करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। बोर्ड मीटिंग आई। अब बोर्ड मीटिंग में मैटर डिस्कस होगा। डिसीजन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। किस पे डिसीजन लेंगे मैडम? अच्छा मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट डिसीजन लिया, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड एग्रीड एंड दे पास एसआर। क्या पास कर देना है? एसआर पास कर दिया, बोल भी दिया सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करेंगे? ओआर। ओआर। अच्छा हाँ। हाँ, तो 50 into 100 50 हजार होगा। अच्छा। तो कैलकुलेशन सिंपल, अगर ऐसे आए तो सिंपल है, 4 जीरो जोड़ दो खत्म। ठीक है। तो पीआर पास कर दिया, कौन सा रेजोल्यूशन पास हो गया? ओआर। राइट। राइट, और साथ के साथ बेटा ये नोटिस भी ड्राफ्ट करेंगे। क्या ड्राफ्ट करेंगे? नोटिस टू कॉल जनरल मीटिंग। क्या कॉल करेंगे? जनरल मीटिंग। ठीक है। अच्छा जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, नोटिस भेज दिया जी। क्या भेज दिया? ये नोटिस किसको भेजेंगे? क्रेडिटर्स को। किसको भेजेंगे? ले बोल भी रही है क्रेडिटर्स। नोटिस, नोटिस किसको भेजते हैं? मेंबर्स को। ये कहते क्रेडिटर्स को भेज दो। नालायक। ठीक है। नोटिस दिए, और इस नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी क्या करोगे आप? अटैच करोगे। ठीक है। बोलो बेटे। और उसमें कुछ डिटेल जाएंगी जो बुक में लिखी हुई है, देख लेना खुद। ठीक है। तो मेंबर आई, मेंबर कहाँ आएंगे बेटा? बोर्ड मीटिंग में।
जनरल मीटिंग में। और मैटर पे क्या होगा? डिस्कशन। और ये करेंगे क्या जी? स्पेशल रेजोल्यूशन। और हर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ईच एसआर पास होगा। समझ में आया? नहीं आया? आ ही नहीं सकता तुम लोगों को। लिख लो फिर। इससे थोड़ा ना ये तो और इसका दिमाग घुमाऊंगा देख रहा तुम। देखो क्लास में ना बच्चे बोर हो रहे थे, मैं सोचा कोई तो बकरा मिले। आई गॉट यू। या प्रोसेस। आप प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। भैया बारिश हो गया तो मजा आ जाए। होगी शायद में भी, या देख लो एक बार होए। हाँ तो हाँ तो तो हाँ मैंने क्यों करा? ले, क्या लिखा? चलो थैंक यू सो मच। इसे लिखा नहीं था क्या? लिखो लिखो। क्या कहता होगा? वैभव द क्यूटेस्ट पर्सन। ऐसा सोनाली का कहना है। ठीक है सर। हर्षिता समझ आ रहा है तुम्हारे? रिकॉर्डिंग लेक्चर कंप्लीट कर लिए? ऑलमोस्ट मतलब नहीं हुआ है। और तुम्हारे में चश्मुद्दीन भाई, लेक्चर तो देखने पड़ेंगे भाई, ऐसा नहीं मैं आऊंगा बहुत लास्ट में, अंजलि से पूछ लो। वाइल्ड कार्ड एंट्री करता हूँ मैं। हो गया दोस्तों। हम्म। कंट्रोल योर। टेप लगा के आइयो। सही कह रही है। इसको रुला के भेजेंगे अपने यहाँ से। की बोलबो? यस। मुझे ऐसा लगता है ना पिछले जन्म का रिश्ता है मेरा बिहार से। इस जन्म का भी है लेकिन अधूरा है। बस हो गया, अब ज्यादा नहीं। अब ज्यादा ध्यान से बातें कर ले तू। अरे समझ में आ गया जी। other where amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit specified in this particular section. In such a case, board resolution of this section would be educate। क्या मतलब है जरा इसका? देखो लिखो। देखो जी, अब जरा सुनना। मान लो आप ना डिविंचर इशू कर रहे हो। क्या इशू कर रहे हो? इन केस ऑफ डिविंचर्स। डिविंचर ही ना? हम्म, ठीक।
तो डिवेंचर इशू करने का मतलब लोन ले रहे हो, करेक्ट? क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो। इसको हम डेट ही तो बोलेंगे बेटा, है ना? दिस इज डेट। ठीक। बट सर आप क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो सिचुएशन लेके चल रहे हैं। कितनी सिचुएशन लेके चलते हैं? दो। यानी कि जो अमाउंट रेस कर रहे हैं आप, क्या रेस कर रहे हैं बेटा? अमाउंट जो रेस कर रहे हैं, बोलो। वो विद इन है लिमिट, विद इन लिमिट ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। किसमें बेटा? सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। सेक्शन 180 पढ़ा है क्या हमने? नहीं तो आप पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान सुना प्लीज। या फिर अमाउंट जो आप रेस कर रहे हैं, अमाउंट जो आप रेस कर रहे हैं, ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से, वो एक्सीड हो जाएगी जी। क्या हो जाएगी? एक्सीड द लिमिट। लिमिटेड क्यों लिख रहा हूँ यार? क्या हो जाएगा बच्चे? लिमिट ऑफ सेक्शन 180। कौन सा सेक्शन बच्चे? 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अब सबसे पहले तो सर ये बताओ, ये 180 है क्या? है ना? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स की पावर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? तो डायरेक्टर की पावर दो सेक्शन में डिफाइन है बेटा, 179 एंड 180। बट 180 में जो पावर है ना, वो शेयर होल्डर के इंटरफेरेंस से यूज होती है। मतलब शेयर होल्डर का उसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जरा सुनो, ये क्या कहता है कि अगर 180 बता रहा हूँ, 180 कहता है कि अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, या चलो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। आप पहले ही सुन लो कि इसमें करेंगे क्या। अगर विद इन लिमिट है, तो आप जस्ट पास करिए बोर्ड रेजोल्यूशन, ये सफिशिएंट है। क्या पास कर लीजिए बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन ये सफिशिएंट है, मतलब आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पास ऐसा, तो यहां पर हम कह सकते हैं नो नीड टू पास, क्या बेटा? ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। क्या पास कर देंगे इसमें? सफिशिएंट है जो ओआर पास कर देंगे तो, है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर लिमिट क्रॉस हो गई, अच्छा पीआर तो करना ही पड़ेगा। साथ के साथ क्या करना करना पड़ेगा? एसआर भी पास करना पड़ेगा। मुझे नहीं ऐसा मतलब है, मैं तुम आ गया हो। तो सर लिमिट क्या है? 180 क्या कहता है देखो, 180 में लिमिट डिफाइन है। क्या डिफाइन है? ये कहता है अगर अमाउंट एक्सीड कर रही है ऑफ किसके? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपको एसआर की जरूरत है। अगर नहीं करे तो एसआर की जरूरत नहीं। जैसे मान लो कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, कंपनी के फ्री रिजर्व है 10 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़, टोटल कितना हो गया? अगर आप बेटा लोन ले रहे हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो अप टू 40 करोड़, तो क्या करोगे? ये यार, अगर 40 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो तो ऐसा, समझ आया? नहीं आया? विद इन लिमिट, और लिमिट अगर एक्सीड करेगी तो सिचुएशन क्लियर हुआ। अच्छा सुनो, दो सिचुएशंस हो गए सर। एक स्पेशल रेजोल्यूशन का, इक्विटी शेयर के केस में हमेशा क्या पास होगा? प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा। डिबेंचर का स्पेसिफिकेशन हो गया, विद इन लिमिट है तो बी आर ओनली, और अगर एक्सीड लिमिट कर रहा है तो बी आर तो है ही, बी आर तो सब में ही है, एस आर भी पास करना पड़ेगा। नहीं आया समझ? चलो फिर से करते हैं। ओवरलोड हो रहा है। 1 घंटे का ब्रेक में करके रहता तुम लोग। तो मैं तो लेट आया हूँ ना।
हो गया। एक्सीड करेगा तो क्या करोगे? एक्सीड करेगा तो एसआर, अगर एक्सीड नहीं करेगा तो बीआर। ठीक है। दिन इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक कराऊं? अभी तो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक रह रहा है ना? नहीं रह रहा? नहीं, चैप्टर तो डायरेक्टर का टेस्ट है ना। क्या? क्या है डायरेक्टर में? क्या? अरे तो कहाँ पे कौन सा डायरेक्टर का टॉपिक है? बताएंगे, हर चीज बताएंगे, टेंशन ना लो। नहीं लो। हो गया। स्कैनर से थोड़ी आएंगे क्वेश्चन यार, मतलब मैं नहीं दूंगा स्कैनर से। बातें कर लो। ये क्लियर हो गया? आगे देखो। इन केस ऑफ ऑफर, ये इनविटेशन कर रहे हैं किस चीज का? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। किसका बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वेयर the proposed amount to be raised through such offer invitation exceed the limit specified in section 180 shall be sufficient. The company pass previous special resolution only once in a year for all offer invitation of the such particular debentures. अच्छा सुनो, एक और केस आ गया। ऊपर वाला तो क्लियर हो गया था। अब देखो एक और। तो भाई इतना टाइम नहीं है भाई। ओ, देखो देखो। अब भी हम बात कर रहे हैं, अगर कंपनी इशू कर रही है, कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है क्या बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एनसीडी। क्या इशू कर रही है बेटा? एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। किसको इशू कर रही है? पब्लिक को। किसको इशू कर रही है बेटा? बोल। बोल बोल भी देते पब्लिक है। ठीक है। तो हम एनसीडी इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं? एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। मतलब क्या हुआ इसका? ऑफ कोर्स, राइट। और अमाउंट क्या है बेटा? अमाउंट क्या है? विद इन लिमिट ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। तो कह रहा है कंपनी ने करना क्या है? पास करना है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है? अरे रुक जा लाला। क्या पास करना है? एसआर पास करना है। और जो ये एसआर है ना, ये वैलिड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? वैलिड फॉर अ ईयर, मतलब एक साल के लिए वैलिड रहेगा। एक साल में जितने मर्जी क्या ले आओ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दो। आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है? एक ही बार एसआर पास की जरूरत है। ऊपर की कंडीशन डिफरेंट थी, यहाँ पर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो ऑफकोर्स कौन से डिवेंचर है? कन्वर्टेबल हो सकता है ना? हाँ जी। कौन से हैं? कन्वर्टेबल है। तो उस केस में अमाउंट रेस करो विद इन लिमिट तो बीआर पास कर दो। और अमाउंट रेस करो एक्सीड करे लिमिट, तो उस केस में क्या कर दो? और ये स्पेसिफिक केस किस चीज का है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का। किसका केस है बेटा ये? देखो ना क्या लिखा हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आपको सिर्फ क्या पास करने की जरूरत है बेटा? एसआर विद, ओ सॉरी, आपको क्या पास करने की जरूरत है?
एसआर जिसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी बेटा? 1 साल तक वैलिड रहेगा, और उसमें आप जितने मर्जी क्या लेके आओ बेटा, डिबेंचर इशू करो। कौन से वाले? एनसीडी वाले। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। मार्कर है वो होता है वो, लेकिन फिर बोले कि सर पे छोड़ दिया तुम। एटीट्यूड नहीं इसका, उसका उसका इसका उसका। तो हो गया शिवानी? हाँ तुम बहुत लेट लिख रही हो, भूख लग गई है। भाई दोस्तों के चक्कर में रह के अपना छूट छूट जाता है। हो गए? क्या? वैलिड फॉर अ ईयर, 9 ईयर? भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं वन कर देता हूँ यहाँ पे। कल को तुम आई को ही बोल रहे थे। देखा? आगे देखो, बातें कर लो। देखो सर, इन केस ऑफ ऑफर इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, किसको किसको इशू कर रहे हो? क्यूआईवी को। इट शैल बी सफिशिएंट इफ अ कंपनी पास क्या बेटा? एसआर ओनली इन अ ईयर, मतलब ये भी एसआर पास होगा 1 साल के लिए। देखो कंपनी, अरे इसको क्या हो गया? बोला मान गया बोला। कंपनी बेटा ध्यान सुना प्लीज, सिक्योरिटी इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है बेटा? सिक्योरिटीज। किसको? क्यू आई बी सेलेक्ट ग्रुप पसंद ना है। किसको इशू कर रही है? सिक्योरिटी मतलब क्या? एनी मतलब इक्विटी भी हो सकता है जी, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डिवेंचर, सीडी हो सकते हैं, या एनसीडी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सीडी मतलब, एनसीडी मतलब। अच्छा, तो इस केस में कंपनी को पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? अच्छा, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये वैलिड रहेगा कितने साल के लिए? वैलिड फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आप जितने मर्जी सिक्योरिटी इशू करें किसको? क्यूआईबीएस को, आपको अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सिंपल। डन दोस्तों, समझ आया? पक्का? तो एसआर के कितने केसेस हो गए यहाँ पे? पहला तो नॉर्मल जनरल केस जहां पर एसआर पास हो गए होगा।
दूसरा डिवेंचर विद इन लिमिट है तो ये आर ओनली, और लिमिट एक्सीड कर रहा है तो एस आर पास करो, है ना। और अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, एस आर पास करोगे, ठीक है। और तीसरा क्यूआईवी इसको इशू कर रहे हो, कोई सी भी सिक्योरिटी बेटा, उसमें क्या करना है आपको, 1 साल के लिए वैलिड करना है, और एस आर पास करोगे जो 1 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू? बोलो। अब इधर देखो, कहते हैं सर रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, कहते हैं कंपनी शेल मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, कौन से फॉर्म में बेटा? मतलब भैया आप प्राइवेट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे पास 5 में, किसमें बेटा? अच्छा, आरओसी को क्या फाइल करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है? पास 3 अलॉटमेंट वाला, और एमजीडी 14 ऑफ कोर्स। जब जब एसआर पास होगा तो क्या होगा बेटा, एमजीडी 14 फाइल करोगे आप, किसको, आरओसी को, कितने दिन के अंदर बेटा? बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ क्या? फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है भाई। तो इसके साथ हमारा ये प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम।